स्टूडेंट्स, यस्टरडे बच्चों ने सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स के बारे में पढ़ा बच्चों। कल जो बेटा वीडियो आपको मिला, मैंने भी करके देखा बच्चों, साइड में थोड़ा सा कट हो चुका था, तो बेटा ये फॉर्मूला था, इसलिए मैंने वापस इसको रिपीट किया है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इक्वल्स टू 2 raised to n - 2 where n equals to number of elements in non-empty set। क्लियर बच्चों? इम्प्रॉपर सबसेट तो बच्चों दो फिक्स ही होते हैं, लेकिन जब प्रॉपर सबसेट निकालना हो बच्चों तब हमें इसको यूज करना है। क्लियर बेटा? ई फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 5, इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? सेट ए में 5 मेंबर्स है, 5 एलिमेंट्स है। इफ नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 5, देन number of proper subsets equals to n, यानी कि टोटल कितने बेटा यहाँ पे प्रॉपर सबसेट्स पॉसिबल है। तो बच्चों फॉर्मूला को यूज करना है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट दैट मींस p डॉट s, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इक्वल्स टू 2 raised to n - 2 then n equals to number of elements in set A। तो कितने बच्चों? 5। देखा बेटा 30, क्योंकि ये 32 होगा, -2 बेटा इक्वल्स टू 30। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में इम्प्रॉपर सबसेट लिखा हो तो बेटा वो आंसर तो 2 ही रहने वाला है, आपको याद है। क्लियर? आगे बच्चों इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स किसको कहा जाता है बच्चों? वर्ड से ही आपको समझ में आता है। इक्वल यानी कि इक्वलिटी, दोनों सेट्स में सभी मेंबर्स अगर सेम हो तो उसको इक्वल सेट्स कहा जाता है। लेकिन बच्चों मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स के सिंबल्स की बात करें तो देखो बच्चों, फॉर सेट ए एंड बी, इफ A subset B and B subset A, then A and B are equal sets। फिर बच्चों अगर A B का सबसेट हो एज वेल एज B A का सबसेट हो तो बच्चों ऐसे सेट्स को कहा जाता है इक्वल सेट्स। क्लियर? बच्चों इसको हम अपनी नॉर्मल इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, इफ ऑल मेंबर्स ऑफ ए एंड बी आर सेम, देन A and B are equal। बच्चों तो ये समझने के लिए बच्चों इजी लैंग्वेज है, लेकिन बच्चों मैथमेटिक्स में अगर लिखना हो तो ऐसे लिखना है, अगर ए बी का सबसेट हो एंड बी ए का सबसेट हो तो उसको बेटा इक्वल सेट्स कहा जाता है। क्लियर बेटा? ओके। सिंबॉलिकली इक्वल सेट्स इज डिनोटेड बाय ए इक्वल्स टू बी। ये बच्चों हो गया इक्वल सेट्स का बेटा सिंबल। इसका मीनिंग ये हुआ कि A इक्वल्स टू B, यानी कि दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं। क्लियर बेटा? ओके, समझ में आ रहा है बेटा? तो अगर मैं एग्जांपल ले लूं बेटा, फॉर एग्जांपल देखो सेट A में बेटा 2 मेंबर्स है A एंड B, अनदर सेट बेटा B है, उसमें बेटा 2 मेंबर्स हैं। तो आपको दिखने से पता चल जाता है कि दोनों कैसे सेट्स है बेटा? इक्वल सेट्स। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सबसेट बी होगा बेटा, क्योंकि ए के सभी मेंबर्स बी में हैं, एज वेल एज उल्टा भी देख लो, ऑल मेंबर्स ऑफ बी इंक्लूड्स इन सेट ए, सो बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए बी का भी सबसेट है एंड बी ए का भी सबसेट है। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? कि ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स है। समझ में आ रहा है बच्चों? लिख लो बेटा।
अब बच्चों पढ़ेंगे पावर सेट बेटा किसको कहा जाता है। पावर सेट ये बच्चों आपके लिए नया है, अदरवाइज बेटा सबसेट इक्वल सेट्स ये सब आप पढ़ के आए। पावर सेट के डेफिनेशन, द सेट ऑफ all subsets of set A is called power set of A. यानी बेटा सेट A के जितने भी सबसेट्स है वो सभी सबसेट्स का बेटा जो सेट होगा उसको पावर सेट ऑफ A कहा जाता है। क्लियर? देखो मैं आपको एग्जांपल से बेटा बताऊं, तुरंत आपको स्ट्राइक हो जाएगा। मान लो ये कोई सेट है बेटा, उसमें दो मेंबर्स है स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो पावर सेट ऑफ ए दैट मींस ऐसा सेट जिसके मेंबर्स सेट ए के सबसेट्स हो। तो सेट ए में बेटा कितने मेंबर्स है? दो मेंबर्स है। तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स है बेटा? 4। फर्स्ट सबसेट इज एम्प्टी सेट, second is set itself and remaining two are singleton sets। तो बच्चों सेट ए के 4 सबसेट्स का भी सेट ये होगा पावर सेट ऑफ ए। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि P ऑफ ए यानी कि पावर सेट में जो मेंबर्स होंगे वो सबसेट होंगे। हियर phi यानी कि एम्प्टी सेट इज द मेंबर ऑफ P ऑफ ए। So phi belongs to P of A। जब भी बेटा मेंबर होता है उसमें belongs to साइन आती है, आपको पता होना चाहिए। Similarly, set A is includes in power set of A, that's why A is also member of power set of A। So A is belongs to power set of A। Similarly, these two singleton sets are belongs to power set of A। क्लियर? क्योंकि मेंबर एंड सेट के बीच में बेटा ऑलवेज बिलोंग्स टू की साइन होनी चाहिए। क्लियर बेटा? अब समझ ले, इफ ए इक्वल्स टू नल सेट, अगर मान लो सेट बेटा जो है वो एम्प्टी सेट है तो P ऑफ ए यानी कि सेट ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। यहाँ पे बेटा जो सेट ए है वो फाई यानी कि एम्प्टी सेट है, और हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट के लिए ओनली वन सबसेट होता है फाई। तो यहाँ पे ए फाई है बेटा, इसीलिए उसका एक ही सबसेट होता है फाई। तो बच्चों कहानी ये हुई, जरा कहानी को पकड़ लो। ए सेट बेटा यहाँ पे एम्प्टी सेट है, लेकिन पावर सेट ऑफ ए एम्प्टी सेट नहीं है बेटा, क्योंकि इसके लिए तो बेटा सेट में जो भी कुछ होता है वो मेंबर होता है। तो ए यहाँ पे बेटा एम्प्टी सेट है, लेकिन P ऑफ ए बेटा यहाँ पे सिंगलटन सेट है, क्योंकि ये बेटा कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो बेटा ये एज ए मेंबर ट्रीट करेगा, ये एज ए मेंबर ट्रीट करेगा। तो ये सिंगलटन सेट हुआ। इसका मीनिंग बेटा ये हुआ, अगर सेट एम्प्टी सेट है फिर भी उसका पावर सेट ऑफ ए एम्प्टी नहीं होगा। अगर सेट में मेंबर्स है तो क्लियरली पता चल रहा है आपको कि पावर सेट ऑफ ए एम्प्टी सेट नहीं है। सिमिलरली किसी भी टाइप के सेट के लिए, चाहे वो एम्प्टी सेट हो चाहे एम्प्टी सेट न हो, किसी भी टाइप के सेट के लिए उसका पावर सेट ऑफ ए कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होता है। ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर? For any type of set, its power set is never an empty set। तो कभी भी empty set नहीं होगा। ये बच्चों समझ में आ रहा है दोस्तों? Now, number of elements in P of A। तो पावर सेट ऑफ ए में बेटा कितने मेंबर्स होंगे बच्चों? अभी मैंने डिस्कस किया कि पावर सेट ऑफ ए में बेटा जो भी मेंबर्स होते हैं उसके सबसेट्स होते हैं, तो जितने सबसेट्स होंगे उतने ही मेंबर के फॉर्म में होंगे बेटा। तो इसका मीनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू
number of subsets for set A, and we know that formula for finding out total number of subsets for any non-empty set is 2 raised to n। बेटा इसको मैंने yesterday स्टडी किया, तो टोटल सबसेट्स कैसे मिलेंगे, 2 raised to n से मिलेंगे। क्लियर? तो यहाँ से बच्चों ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ये वो बेटा पावर सेट ऑफ ए, एंड नंबर ऑफ दैट मींस n। ऐसे बेटा यहाँ पे दो मेंबर्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 2। कल बताया था मैंने नंबर ऑफ ए का मीनिंग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, देयर आर 2 एलिमेंट्स। हियर इन P of A there are 4 elements, so number of elements in power set of A, that means total number of subsets for non-empty set A। क्लियर? तो किसी भी पावर सेट में बेटा कितने मेंबर होंगे, जितने उसके सबसेट्स होंगे, जितने उसके सबसेट्स होंगे। क्लियर बच्चों? दिख रहा है सबको? राइटिंग की जो साइज है बेटा वो प्रॉपर है, तो बच्चों लिख ले आप। तो बच्चों पावर सेट किसको कहा जाता है आपको समझ में आ गया। अब इसके रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इफ a equals to 5, then number of p of 5 equals to blank। यानी कि ये जो सेट है बेटा उसमें कितने मेंबर्स होंगे, नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स को लिखना है। 1 बाय 1 बच्चे पढ़ देखो। 5 यानी कि बेटा एम्प्टी सेट, तो बेटा p of 5 यानी कि जो एम्प्टी सेट है बेटा 5 उसके सबसेट का सेट। तो अपन जानते हैं कि एम्प्टी सेट का तो बेटा एक ही सबसेट होता है 5 8 सेट। क्लियर? अब बच्चों ध्यान रखो, p of 5 डायरेक्टली बच्चों नंबर ले रहा हूं, यानी कि p of 5 में बेटा कितने मेंबर है, एक मेंबर हुआ, ये मेंबर हुआ। तो अगर यहाँ पे एक मेंबर हो तो इसके पावर सेट में कितने मेंबर आएंगे, एक मेंबर हो बेटा, तो पावर सेट यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स, तो 2 raised to n। बेटा ये पोर्शन इतना हुआ, तो इसमें कितना मेंबर है बेटा, एक ही मेंबर है। अगर एक मेंबर हो तो उसके पावर सेट में कितने मेंबर हो बेटा, 2 raised to 1, 2 raised to n के हिसाब से, यानी कि 2। क्लियर? नाउ नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ 5, बच्चों 2 times p हुआ, ये 2 times p हुआ, इसमें कितने मेंबर है बेटा, 2। तो वापस p फॉर पावर सेट, तो इसमें 2 मेंबर हो तो पावर सेट में कितने होंगे, उसके सबसेट जितने, 2 मेंबर्स हो सबसेट कितने मिलेंगे, 2 raised to square इक्वल्स टू 4, यानी कि आंसर होगा बेटा 4। सिंपल सी बात है, जितने मेंबर्स हो बेटा हमें उसके क्या लाने हैं, सबसेट्स लाने हैं। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, अब आगे बच्चों में पढ़ना है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। So first is the union operation। बहुत इजी बच्चों, यूनियन निकालने की स्टोरी होगी। तो अपन जानते हैं बच्चों दो सेट्स के लिए यूनियन कैसे निकलता है, याद है ना, फर्स्ट सेट्स के मेंबर को भी कलेक्ट करना है, सेकंड सेट के मेंबर को भी कलेक्ट करना है, दोनों सेट्स के मेंबर को कलेक्ट करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर बच्चों लिख पाता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर सेट्स ए एंड बी, यानी कि बेटा ए एंड बी क्या है, दो सेट्स है। द सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स which are in A or in B।
is called union of A and B. Clear? Which are in A और in B, यानी कि सेट A में हो या फिर सेट B में हो या फिर दोनों में, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। सिंपली याद है, डेफिनेशन एग्जाम में कभी भी देखने को मिलेगी नहीं। गिव द डेफिनेशन ऑफ डेंडेंट कभी होगा ही नहीं बेटा। कंसेप्ट को पकड़ लो, यानी कि सेट A के मेंबर्स को भी कलेक्ट करना है, सेट B के मेंबर्स को भी कलेक्ट करना है। क्लियर? एंड सिंबल फॉर यूनियन ऑपरेशन इज A यूनियन B। बच्चों ये यूनियन का क्या है बेटा? सिंबल है। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। सेट A में मान लो ये 4 एलिमेंट्स है, एंड सेट B में बेटा मान लो 3 एलिमेंट्स है। अपन निकालेंगे बेटा यूनियन, A यूनियन B, यानी कि A में जितने मेंबर्स है वो सबको यहाँ पे लेना है और B के मेंबर्स को भी लेना है, लेकिन जो मेंबर रिपीट हो रहे हैं बच्चों उसको नहीं लेना है। CD तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, तो हमने इनको इंक्लूड करना है। ये दोनों के मेंबर्स को लेना है, लेकिन मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो ये 4 मेंबर्स हो गए बेटा A के, ये 3 मेंबर्स हो गए B के, कोई भी मेंबर छूटना भी नहीं चाहिए। तो ये होगा बेटा यूनियन ऑपरेशन। तो बच्चों मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, सेट को आप 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फर्स्ट लिस्टिंग फॉर्म, सेकंड प्रॉपर्टी फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। लिस्टिंग फॉर्म को बेटा रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है, आपको याद है ना, मैंने भी बताया था बेटा आपको। ठीक है, तो ये बेटा क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म हुआ, लिस्टिंग फॉर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स को आपने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। अब यही बेटा यूनियन को अगर आप प्रॉपर्टी फॉर्म में यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं ऐसे, सी A यूनियन B is the set of elements X where element is belongs to first set or element which are belongs to in second set। ऐसे एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट में हो या फिर सेकंड सेट में हो, और वर्ड बच्चों और वर्ड वो सबको यहाँ पे कलेक्ट करना है। देखो बच्चों और आगे जाके बच्चों हम सेट थ्योरी के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे कल परसों, या मालूम नहीं एग्जैक्टली जेई लेवल के क्वेश्चन को पर्टिकुलर। उसमें जब भी आप और वर्ड को देख लो आपको ट्राई होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पे यूनियन होगा। तो इतना समझ में आ रहा है बच्चों। अब यूनियन को बेटा मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यानी कि बेटा वेन डायग्राम। तो ये भी आप पढ़ के हो वेन डायग्राम, याद बच्चों नाम इसका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम दैट मींस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो ये रेक्टेंगल क्या दिखा रहा है, यूनिवर्सल सेट, द लार्जेस्ट सेट। पूरा जो रेक्टेंगल हुआ बेटा वो यूनिवर्सल सेट यू। ये बच्चों फर्स्ट सेट A, ये हुआ सेकंड सेट B। फर्स्ट सर्कल यानी कि फर्स्ट सेट A, सेकंड सर्कल यानी कि सेकंड सेट B। बच्चों जब डेफिनेशन की बात हो तब यहाँ पे हम बेटा एलिमेंट्स यानी कि मेंबर्स वर्ड को यूज करते हैं। यही डेफिनेशन में बेटा जब भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि वेन डायग्राम के बारे में सोचो तब एलिमेंट्स की जगह पे रीजियन वर्ड यूज करना है, रीजियन। तो ऐसा रीजियन एलिमेंट्स की जगह पे ऐसा रीजियन जो A में हो या फिर B में हो। तो बेटा ये रीजियन हो गया A का और ये रीजियन हो गया B का। ऐसा रीजियन जो A में हो या फिर B में हो, यानी कि दोनों में हो, इसको हम क्या मानेंगे, यूनियन। तो ये वेन डायग्राम बेटा किसका हुआ, A यूनियन B के लिए हुआ। क्लियर बेटा। तो वेन डायग्राम यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए बच्चों। आगे जाके हम फॉर्मूला पढ़ेंगे वो भी क्लियर चाहिए, क्योंकि जे में बेटा क्वेश्चन आया तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फॉर्मूला से बच्चों इजीली उसका आंसर मिलेगा, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको ग्राफिकल इजीली निकाल पाओ।
आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बड़ा डिपेंडेबल होता है, कम टाइम में आप कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस की। क्लियर बेटा? तो डाउट? ओके बच्चों लिख लो। अब बच्चों हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज, तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, यानी कि बेटा आप A का B के साथ यूनियन ले लो या फिर B का A के साथ यूनियन करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स में बेटा अपन जानते हैं जब पोजीशन को इंटरचेंज करने से कुछ भी फर्क ना पड़े तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। So in union operation of two sets, commutative property is satisfied. या फिर कॉम्यूटेटिव लॉ भी कहा जाता है बच्चों। तो आपको याद रखना है बेटा, यूनियन ऑपरेशंस के लिए सेट्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सेटिस्फेक्शन होता है। सेकंड, A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। देखो बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट्स की बेटा मूवमेंट हो रही है, पोजीशन तो बेटा वही है, देख लो पहले A बाद में B उसके बाद में C, ABC कंटिन्यूस। ओनली ब्रैकेट्स की बेटा मूवमेंट होती है। ब्रैकेट यहाँ पे पीछे था, यहाँ पे आगे आ गया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे बेटा एसोसिएशन चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पे था B एंड C का एसोसिएशन, यहाँ पे बेटा ए बी का एसोसिएशन। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि यूनियन ऑपरेशन में आप एसोसिएशन को चेंज करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएशन को चेंज करने से फर्क ना पड़े, उसको बेटा मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। बच्चों लेसन चाहे कुछ भी हो, मान लो ये पढ़ा रहा है फ्यूचर वेक्टर पढ़ेंगे, क्लियर, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मैट्रिसेस पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, वो हर एक में सब आपको वर्ड लिखने को मिलेंगे, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, तो हर एक का एक ही फंडा है। अगर ब्रैकेट्स की मूवमेंट करने से कुछ भी फर्क ना पड़े, इसका मीनिंग वो ऑपरेशन के लिए यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करने से कुछ भी फर्क, तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। पोजीशन को इंटरचेंज करने से कुछ भी फर्क ना पड़े तो उसको कहा जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सेटिस्फेक्शन होता है। थर्ड, A यूनियन A इक्वल्स टू A, इसका मीनिंग किसी भी सेट का उसके खुद के साथ यूनियन निकालोगे वो सेट वापस मिलेगा। क्लियर? और ये प्रॉपर्टी को कहा जाता है बेटा एडेम्पोटेंट लॉ। बच्चों किसी भी सेट का उसके खुद के साथ यूनियन निकालोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कहा जाता है बेटा एडेम्पोटेंट लॉ। फोर्थ, A यूनियन यूनिवर्सल सेट U, क्या देगा बेटा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ऑलरेडी A इज द सबसेट ऑफ U, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो सबसे बड़ा सेट है बेटा, तो अगर मैंने इसके मेंबर्स ले लिए तो फिर इसको लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सभी मेंबर्स इसमें होंगे। तो आफ्टर ऑल रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा, यूनिवर्सल सेट। फिफ्थ, A यूनियन फाई, क्या मिलेगा बेटा, A, कॉमन सेंस है, क्योंकि यूनियन कैसे लेते हैं बेटा, दोनों सेट्स के मेंबर्स को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से एक ही मेंबर आएंगे, यहाँ से कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो आफ्टर ऑल क्या मिलने वाला है बेटा, A मिलने वाला है। तो ये सब बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई यूनियन। क्लियर बच्चों? तो आज क्या पढ़ा बच्चों, यूनियन ऑपरेशन पढ़ा हमने। अब दूसरा ऑपरेशन पढ़ते हैं बेटा इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है। क्या बच्चों, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं बच्चों, याद है ना 8, 9, 10, 7 बेटा, दो सेट्स हो उसमें कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं बेटा, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में हो, सेट ए में भी हो एज वेल एज सेट बी में भी हो, दोनों में हो, ऐसे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना होता है। क्लियर बेटा?
for sets A and B, the set consists of those elements which are in A and in B. A में हो and B में हो, means elements are in both A and B. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, is known as intersection of set A and set B. फिर बेटा दोनों में हो ऐसे ही एलिमेंट्स को भी यहाँ पे कलेक्ट करना होता है। फिर बेटा फॉर एग्जाम्पल देखो, जो सिंबल तो जानते हो इसका बेटा, उल्टा यूनियन का उल्टा बेटा इंटरसेक्शन होता है। यूनियन ऐसे होता है, जय स्वामीनारायण भगवान की जय, स्वामीनारायण भगवान के बेटा सिंबल आप समझ सकते हो, क्लियर। इसका उल्टा बेटा हो जाता है इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है बेटा? देखो एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल मान लो बेटा सेट ए में 3 मेंबर्स है A B C, एंड सेट B में बेटा भी 3 मेंबर्स है B C D। तो A इंटरसेक्शन B में कितने मेंबर मिलेंगे? दोनों में जो कॉमन होंगे बेटा वो लेना है। तो A इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन B C दोनों में है बेटा। तो जो मेंबर्स दोनों में है उसको लेना है, कॉमन एलिमेंट्स दोनों में जो कॉमन हो उसको लेना है। तो इंटरसेक्शन में बेटा कितने मेंबर मिलेंगे? 2 मेंबर मिलेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? तो ये क्या होगा बेटा? लिस्टिंग फॉर्म। अब इसको लिखेंगे बेटा प्रॉपर्टी फॉर्म से। दिखता है बच्चों यहाँ पे? सो A इंटरसेक्शन B is the set of members which are present in set A and in set B। एंड वर्ड को यूज करना है, एंड यानी कि इंटरसेक्शन और यानी कि यूनियन, एंड यानी कि इंटरसेक्शन और यानी कि यूनियन। क्लियर बच्चों? डिफिकल्टी है कुछ नहीं है बच्चों? ओके, तो बच्चों इसको मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अभी बच्चों मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ किया था लेकिन वो यूनियन के लिए था बच्चों। अब मैं इंटरसेक्शन के लिए बेटा वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। डेली बच्चों जो भी पढ़ाते हैं बच्चों उसको रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि सर ने सेट थ्योरी स्टार्ट कर लिया तो बेसिक के जो लेक्चर्स थे उसको भूल जाओ, ऐसा नहीं बच्चों। एवरी 1 वीक सभी लेक्चर्स को बेटा रिपीट करना है, लेकिन मोबाइल से नहीं, फुल स्केप में लिखना है, फुल स्केप से। क्लियर बेटा? तो वेन डायग्राम फॉर इंटरसेक्शन ऑपरेशन। रेक्टेंगल मींस यूनिवर्सल सेट U, सबसे बड़ा सेट A सेट B। तो ये हो गई A इंटरसेक्शन B के लिए वेन डायग्राम। एज पर डेफिनेशन ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में हो, एलिमेंट्स को हटाकर रीजियन, ऐसा रीजियन जो दोनों में हो, दोनों में कॉमन रीजियन बच्चों, पतला सा छोटा सा नन्ना सा ये पोर्शन ऐसा है जो सेट A में भी है एंड सेट B में भी है, दोनों में हो ऐसा जो रीजियन होगा उसको अपन क्या कहेंगे बेटा? इंटरसेक्शन। क्लियर? लिख लो बेटा। बच्चों पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन। बच्चों आज ही पढ़े बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन। आप देख सकते हो बेटा वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वही बात, डिफरेंस कहाँ पे? यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन सोचना है। तो बेटा इंटरसेक्शन ऑपरेशन में भी बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। इसका मीनिंग A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। सिमिलरली
एसोसिएटिव लो भी बेटा इंटरसेक्शन में सेटिस्फाई होता है। तो हर एक की जगह बेटा मैंने इंटरसेक्शन कर लिया। बच्चों वैसे ही इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी लो भी सेटिस्फाई होता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए, भावसार इंटरसेक्शन भावसार इक्वल्स टू भावसार, ऐसी बात हो गई बेटा। HMT इंटरसेक्शन HMT इक्वल्स टू HMT। क्लियर बेटा? अब यहाँ थोड़ा हमें सोचना होगा हुआ, ये यूनिवर्सल सेट है बेटा, ये है सेट ए, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा? तो ए के सभी एलिमेंट बेटा यू में है, सबसे बड़ा ए, तो यहाँ पे क्या होगा? ए सबसेट यू होगा। तो आंसर क्या होगा बेटा? ए होगा। देखो एक चीज दिमाग में डालो बेटा, इफ ए सबसेट बी देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, सॉरी ए। अगर ए बी का सबसेट है बेटा तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा? स्मॉलेस्ट सेट। अगर ये बेटा इसमें इंक्लूड है तो स्मॉलेस्ट यही हुआ। इंटरसेक्शन बी हो बेटा तो इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए होगा। ए सबसेट बी हो तब इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा? ए होगा। एंड ए यूनियन बी क्या होगा बेटा? कौन बताएगा? बी होगा। समझाओ बेटा। देखो बच्चों, जहां पे इफ ध्यान लिखा होता है वो कंडीशन होती है। इफ ध्यान वाले स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो बच्चों, तब वो कंडीशन फुलफिल हो, उसके हिसाब से मेंबर को सपोज करो। तो मुझे यहाँ पे सेट ए एंड सेट बी में ऐसे मेंबर्स को लेना है जिसमें कंडीशन फुलफिल हो, यानी कि सेट ए के सभी मेंबर सेट बी में होने चाहिए। तो दिख रहा है आपको सेट बी में। अब बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाले, ये कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए, हो रही है। अब निकालो इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स होंगे। अब निकालो यूनियन, सभी एलिमेंट्स को लेना है, इसके भी लेने हैं, इसके भी लेने हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये तो बेटा सेट ए है, ये हो गया सेट बी। तो कहानी पकड़ में आ गई बच्चों। ए सबसेट बी हो तब इंटरसेक्शन क्या होगा? फर्स्ट सेट यूनियन क्या होगा? सेकंड सेट। सो वी नो दैट एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट होता ही है। तो यहाँ पे कहानी हो गई ए सबसेट यू, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? फर्स्ट सेट फर्स्ट सेट फर्स्ट सेट फर्स्ट सेट फर्स्ट सेट। नाउ ए इंटरसेक्शन फाइंड। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा? दोनों में जो कॉमन मेंबर्स को लेना है। अब यहाँ पे मेंबर्स हो गए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है, तो कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं बेटा। यहाँ पे सब कुछ हो, यहाँ पे कुछ नहीं है, जो कॉमन कुछ नहीं होगा, यानी कि क्या होगा? 5। क्लियर बच्चों? ये मेरा रफ फर्क था, एग्जांपल दे दिया मैंने आपको समझ में, इसलिए ध्यान रखना है ये चीज। सबसेट हो इंटरसेक्शन फर्स्ट पोजीशन वाला सेट, सबसेट हो यूनियन हो तो सेकंड पोजीशन वाला सेट। क्लियर बच्चों? सब कुछ समझ में आ रहा है? प्रिपरेशन करनी है, हार्ड वर्क करना है। क्लियर? ओके, लिख लो बेटा। बाय, जय श्री कृष्ण।